दोस्तों नमस्कार, मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल सुकून एफएम पर। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो आप हमें सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम आवाज़ भी देंगे और अगर हो सका अगर आपकी कहानी अच्छी होगी तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। तो कोई भी स्टोरी है तो आप हमें भेजिए। सीक्रेट घर जमाई आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो अपने शहर और अपने गांव का नाम जरूर लिखकर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहां से हमारी कहानी को सुनते आ रहे हैं। कुछ दोस्तों का क्वेश्चन था कि बेईमानी मोहब्बत कब शुरू होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जल्द ही हम बेईमानी मोहब्बत के सेकंड सीजन पर आएंगे और सेकंड सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़तरनाक होने वाला है। तो इसीलिए उसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चिंता ना करें, जल्द ही हम आपको सेकंड सीजन से रूबरू करवाएंगे। सीओ से शादी भी कहानी आपको जल्द ही मिलेगी। इसके अलावा आपका अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप में से भी कोई वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है और हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ सामने स्क्रीन पर ही मैसेज करें। हम आपके पास कहानी भेजेंगे और आपको हमें वॉइस रिकॉर्ड करके भेजनी होगी और उस वॉइस के लिए हम आपको पैसे भी देंगे और आपको महीने की महीने पे भी करेंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक है जो वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है तो आप हमें सामने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें और अपनी एक छोटी सी वॉइस सैंपल ज़रूर भेजें, कुछ रिकॉर्ड करके भेजें, जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोग कैसा रिकॉर्ड करते हैं। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जो हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, उनका स्वागत है। दोस्तों सीक्रेट घर जमाई के 24वें एपिसोड में आज आपका स्वागत है। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कहानी। वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर सौरव तन्वी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी तन्वी बचने के लिए समर के पास आ गई थी और समर को भी तन्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल पूरा दम लगा दिया था। लेकिन सौरव उसको धमकी देता है कि समर तन्वी को हवाले कर दे और तभी यंग मास्टर गौरव बीच में आ जाता है। सौरव गौरव को मारता है और जिससे गुस्सा होकर समर सौरव और उसके आदमियों को सबक सिखा देता है और गौरव और तन्वी से माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है। उनसे माफी मंगवाने के बाद समर उन दोनों के साथ सनराइज पैलेस से बाहर निकल आता है। समर ने जब टाइम देखा तो रात के 8 बज गए थे। बाहर लाइटें चमक रही थी और इन लाइटों की वजह से इंदौर शहर बहुत आकर्षक लग रहा था। तन्वी अपने दिल में समर की तरफ आकर्षित हो रही थी। वो समर की तरफ देखकर शर्मा रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने शर्माते हुए बहुत ही प्यार से कहा, थैंक यू मिस्टर समर। अगर आज आप न होते तो उस सौरव से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। समर ने न सिर्फ उसे बचाया था बल्कि उसका बदला भी ले लिया था। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। वो समर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। समर ने तन्वी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तन्वी, आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगी। ऐसी जगहों पर खतरा हमेशा रहता है। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाते हुए समर की बात के साथ सहमत होते हुए कहा, जी मिस्टर समर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आगे से यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। वैसे भी आज जो हुआ उसके बाद तो सौरव मुझे यहाँ काम करने भी नहीं देगा। वो अपनी पतली पलके टिमटिमा रही थी। वैसे भी इस क्लब में सिर्फ समर से ही वो मिलने आई थी। अब जब उसको वो मिल चुकी थी, अभी से उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, तो स्वाभाविक रूप से फिर कभी भी यहाँ काम करने नहीं आएगी। इसके अलावा समर ने उसके लिए ही सौरव को मारा था, इसलिए वो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकती थी। वहीं यंग मास्टर गौरव के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर चिंता देखकर समर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, गौरव भाई, क्या हुआ है? किस चिंता में डूब गए हो तुम? यंग मास्टर गौरव ने उसकी आंखों में देखा और चिंता भरी आवाज में कहा, समर भाई, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मेरा छोटा भाई बहुत घमंडी है और छोटी छोटी बातों पर बदला लेकर रहता है। तुमने आज उसे पीटा है, इसलिए मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेकर रहेगा। वो अपने भाई के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। उसका भाई बचपन से ही घमंडी और अहंकारी था। बड़ा होकर अब वो अपने बैकग्राउंड का फायदा उठाकर लोगों को धमकाता और डराता भी था। संक्षेप में वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। उसका बड़ा भाई होने के नाते यंग मास्टर गौरव ने उसे कई बार समझाया था
लेकिन उसने गौरव की बात सुनने का भी उल्टा ही अपमान उसका किया था। अब वो हमेशा सभी के सामने गौरव को नामर्द कहकर अपमान करता था। यंग मास्टर गौरव को चिंता को लेकर समर हल्के से मुस्कुराया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, गौरव, तुम उसकी चिंता छोड़ो, वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे छोटे पैर को तोड़ दिया, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? आखिरकार सौरव गौरव का भाई था। समर ने उसके भाई के पैर को तोड़ दिया था। ये बात किसी भी भाई को बुरा लग सकती थी। गौरव ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं समर भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने तो उसे पीटकर सही किया है। उसने तो बहुत पहले ही ये सबक मिल जाना चाहिए था। मैं तो तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरा बदला लिया। अब जब उसको अपने बड़े भाई का ही कोई लिहाज नहीं, तो मैं भी क्या करूं? ऐसा छोटा भाई होने से अच्छा है तो ना ही हो। सौरव के बारे में बात करते हुए यंग मास्टर गौरव के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसके छोटे भाई ने न केवल उसे नामर्द कहा था, बल्कि उसके पेट पर किक भी मारी थी। क्योंकि सौरव उसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता था, इसलिए यंग मास्टर गौरव को भी अपने बड़े भाई मानने की जरूरत नहीं थी। गौरव की आंखों में गुस्सा और दुख देखकर समर ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ठीक है गौरव, अब छोड़ो उस सौरव की बातों को। टाइम देखो कितना हो गया है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। समर सौरव के बारे में नहीं बात करना चाहता था, क्योंकि वह इस आदमी के बारे में बात करने से यही सभी दुखी हो जाते। वैसे भी अब देर हो रही थी, इसलिए उन दोनों को अपने घर भेजने का उसने फैसला कर लिया था। यंग मास्टर गौरव ने तन्वी की तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, समर भाई, तन्वी को तुम वापस इसकी यूनिवर्सिटी छोड़ देना। इसको ऐसे अकेले भेजना सही नहीं रहेगा। गौरव देख पा रहा था कि तन्वी अभी भी थोड़ा घबरा रही थी, डरी हुई थी। वैसे भी गौरव ने तन्वी की आंखों में समर के लिए फीलिंग्स देख ली थी, इसलिए वह समर और तन्वी को कुछ साथ टाइम देना चाहता था। समर ने सिर हिलाते हुए गौरव से कहा, ठीक है गौरव, मैं तन्वी को छोड़ देता हूँ। तुम भी अपना ध्यान से जाना। तुम्हें भी और घर जाकर हल्दी वाला दूध पी लेना, तुम्हें थोड़ा आराम भी मिलेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें भी चोट लगी है। गौरव ने हाँ में सिर हिलाते हुए सहमति जताई और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं समर ने एक हाथ दिखाकर एक टैक्सी रोकी और तन्वी के साथ उसमें बैठ गया। टैक्सी का ड्राइवर एक 40-45 साल का मोटा आदमी था, जिसे ज्यादा बात करना पसंद था। मोटे ड्राइवर ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए पूछा, जी सर, कहाँ जाएंगे आप? समर ने अपने बगल में बैठी तन्वी की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बताएगी कहाँ जाना है? मुझे नहीं मालूम कहाँ जाती है ये। वो सिर्फ इतना जानता था कि तन्वी एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसलिए उसने तन्वी से पूछने के लिए ही कह दिया। तन्वी ने हल्के से मुस्कुराते हुए ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, सर, हमें सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल के गेट नंबर 3 पर जाना है। मोटे ड्राइवर ने एड्रेस नोट किया। तन्वी की तारीफ करते हुए कहा, सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी देश की टॉप बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तुम वाकई में उसकी स्टूडेंट हो। वो इंदौर शहर से था और पिछले 20 वर्षों से टैक्सी ड्राइवर था। वो इंदौर शहर के चप्पे चप्पे को जानता था। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी और ये एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी थी और यहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मोटे ड्राइवर को डॉक्टर सबसे ज्यादा पसंद थे, क्योंकि सालों पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो लगभग मरते मरते बचा था और उसे सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने उसकी जान बचा ली थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि तन्वी सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। इसलिए वो खास तौर पर एक्साइटेड था और समर को इग्नोर करते हुए तन्वी से बात करता रहा। समर समझ गया था कि ड्राइवर एक बकबक करने वाला आदमी है, इसलिए उसने भी उसको इग्नोर किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब वो लोग सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच गए, लेकिन उस मोटे की बकबक अभी तक बंद नहीं हुई। समर को उसकी इस बकबक पर गुस्सा आने लगा था। वो गाड़ी में तन्वी को थोड़ी बात करना चाहता था, उसको समझाना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मोटा पूरा टाइम अकेला ही बकबक करता रहेगा। समर ने उस मोटे को टैक्सी का भाड़ा दिया और तन्वी के साथ गाड़ी से नीचे उतर गया। जब वो मोटा अपनी टैक्सी लेकर चला गया तो समर ने थोड़े गुस्से में कहा,
पूरे रास्ते बक बक करके दिमाग खराब कर दिया मोटे साले ने। उसकी बात सुनकर तन्वी भी हंसने लगी और बोली, सही कह रहे हैं आप मिस्टर समर, ये मोटा कुछ ज्यादा ही बक बक करता था। फिर ऐसे ही बात करते करते दोनों तन्वी के हॉस्टल की तरफ चल पड़े। समर तन्वी को उसके हॉस्टल के दरवाजे पर छोड़कर आना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस रात के अंधेरे में तन्वी दोबारा किसी मुसीबत में फंस जाए। रास्ते में तन्वी बार बार समर की तरफ ही देखती जा रही थी। समर ने भी ये बात नोट कर ली थी, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बोला। वो पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को देखे जा रहा था। समर ने कैंपस की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी कैंपस तो बहुत अच्छा है। सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी इंदौर शहर का सबसे प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी था, जो सैकड़ों हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था। जिसमें क्लास, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट हॉस्टल, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, इसमें से 20 से ज्यादा बिल्डिंग्स थी। इस शांत परिसर में उसका दिल भी शांत हो गया था। रास्ते पर चलते हुए समर ने धीरे से पूछा, तन्वी, तुम कौन सी स्टडी कर रही हो? तन्वी ने अपनी खूबसूरत पलकें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी स्टडी कर रही हूँ। और उसका चेहरा और नाक बहुत सुंदर लग रही थी। वो खिले हुए गुलाब की तरह मुस्कुरा रही थी और सुंदर पूरा गलियारा उसकी चमकदार मुस्कान से जगमगा उठा था। आज वो खुश थी और उसे समर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। समर की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वो जानता था कि अभी के समय में ज्यादा लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है, एलोपैथी मेडिसिन की तरह तुरंत नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग एलोपैथी मेडिसिन की स्टडी करना पसंद करते थे। इसलिए तो खासकर भारत में आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर बहुत खत्म होते जा रहे हैं। उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी ये मासूम सी लड़की भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, जिससे वो उसे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि वो भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही लोगों का इतना अच्छा इलाज करता था। समर के मन में आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रति गहरी भावना थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में सीखने वाले लोगों के प्रति भी उसके मन में एक और अलग ही जगह थी। उसने तन्वी से कहा, तन्वी, तुम्हें एक्यूप्रेशर 9 नेडल विधि के बारे में पढ़ा है क्या? तन्वी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके बारे में अभी पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता चल गया है। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। ये 9 नीडल विधि 5000 साल पुरानी है, जो हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से चलती आ रही है। अगर तुम इस विधि को अच्छी तरह से सीख गई तो तुम किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ 9 चांदी की सुइयों से कर सकती हो। जब वो बच्चा था तो उसे एक अजीब सी बीमारी थी। वो लगभग मरने ही वाला था। कई एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। वहीं समर के गुरु ने सिर्फ इन 9 सुइयों से उसे ठीक कर दिया था। तभी उसने भी ये विधि सीखने का फैसला किया और अपने गुरु से उस विधि के बारे में सीख लिया था। वहीं समर की बातें सुनकर तन्वी की आंखें चमक उठी। वो समझ गई कि समर को इन 9 विडिल नेडल विधि के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने धीरे से समर से पूछा, मिस्टर समर, क्या आपको इन 9 निडल विधि के बारे में पता है? समर ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो मैं इस विधि में अच्छा हूं और पूरी दुनिया में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यही तो तन्वी सुनना चाहती थी। अपना मनचाहा जवाब सुनकर तन्वी और भी ज्यादा खुश हो गई थी। उसने धीरे से समर से पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में सिखा सकते हैं? समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जब भी कुछ पूछना हो तो मुझे बेझिझक पूछ सकती हो। तन्वी ने उदास होते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूंगी? समर ने उसका उदास चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मेरा मोबाइल नंबर नोट करो। जब दिल करे तब मुझे कॉल कर लेना। ये कहते हुए समर ने उसको अपना मोबाइल नंबर नोट करवा दिया। तन्वी ने भी उसका मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। दोनों चलते चलते तन्वी के हॉस्टल के बाहर पहुंच गए थे। हॉस्टल के बाहर पहुंचकर समर ने तन्वी से कहा, ठीक है तन्वी, तुम जाओ और अपने रूम में, मैं भी अभी चलता हूं। तभी तन्वी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरे साथ मेरे रूम में चलो। मैं आपको चाय पानी पीकर ही जाना पड़ेगा। ये कहते वो समर को खींचकर अपने साथ अपने रूम में ले गई। उसने समर को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया।
लड़कियों के हॉस्टल में प्रवेश करते ही समर को एक ऐसी खुशबू आई जो लड़कों के हॉस्टल में आने वाली खुशबू से बिल्कुल अलग थी। लड़कों के हॉस्टल पर आम तौर पर बदबूदार होते थे क्योंकि लड़के आलसी होते थे और वीडियो गेम खेलते थे। आसपास की सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो बचपन में भी हॉस्टल में रहा था, लेकिन उसने इतना साफ सुथरा हॉस्टल आज तक नहीं देखा था। तन्वी उसको खींचकर फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में ले गई। उसके कमरे में और भी ज्यादा खुशबू आ रही थी। उसके कमरे में 4 बेड लगे हुए थे। दीवारें बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई थी। तन्वी ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए समर से पूछा, मिस्टर समर, आप क्या पीना पसंद करेंगे, पानी या सोडा? तन्वी थोड़ा शर्मा भी रही थी। वो जोश जोश में समर को खींचकर अपने कमरे में तो ले आई, लेकिन उसको ये होश नहीं रहा कि वो एक लड़का है और गर्ल्स हॉस्टल में वो आकर कैसे आ सकता था। अगर कोई उसको समर के साथ देख लेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। वैसे भी भगवान का शुक्र है उसकी क्लासमेट्स अभी हॉस्टल में नहीं थी। जैसे वो बिना सोचे समझे समर को अपने साथ ले आई, और अगर उसकी कोई भी क्लास टीम रूम में होती तो वार्डन को उसकी शिकायत कर देती। उसकी इस घबराहट को अनजान से होकर हल्के से समर भी मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ पानी ही ठीक है। समर ने एक गिलास पानी मांगा क्योंकि उसे सोडा ड्रिंक पसंद नहीं था। हालांकि इस सोडा का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। पानी मानव शरीर के लिए सबसे अच्छा पौष्टिक और शरीर में ट्रेंस एलिमेंट की पूर्ति करता है। उसकी बात सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए एक पानी का गिलास लेकर आई और समर को देने ही वाली थी। तभी उसका पैर किसी चीज में अटक गया। पानी का गिलास उछलकर उसके ऊपर गिर गया। ये वो पानी से भीग गई। सफेद शर्ट उसके ऊपर शरीर पर चिपकने लगी, जिसमें से उसका अट्रैक्टिव फिगर और भी ज्यादा उभर कर आने लगा, जिसमें कोई भी लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। लेकिन समर उन लड़कों में से नहीं था जो किसी भी लड़की को देखकर पिघल जाए। उसके मन में तन्वी को लेकर कुछ भी ऐसी वैसी फीलिंग थी नहीं। उसने खड़ा होकर तन्वी को संभाला और उसको चेंज करके आने के लिए कहा। तन्वी जैसे ही चेंज करने जाने लगी, तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तन्वी चौंक गई और लगभग डर भी गई। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। वो एक लड़के के साथ थी और गर्ल हॉस्टल में। अगर वो पकड़े गए तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि वो जानती थी उसकी 3 क्लासमेट्स रात भर जागती हैं और आमतौर पर वो रात में लेट ही आती हैं। कभी कभार रात भर बाहर भी रहती है। इसलिए तन्वी ने समर को अपने कमरे में लाने की हिम्मत की, लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रूम के बाहर कौन आ गया है। तन्वी ने समर से कहा, समर, आपको कहीं छुपना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको मेरे साथ रूम में देख लिया तो मेरी शिकायत डीन मैडम को कर देगा और हो सकता है कि वो मुझे रेस्टिकेट कर दे। जबकि समर को एहसास हुआ कि मामला गंभीर हो रहा है। वो छिपने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी और वो भागते हुए बाथरूम में चला गया। वही तन्वी भी ऐसे गीले कपड़ों के साथ दरवाजा नहीं खोल सकती थी। वो कुछ सोच रही थी कि क्या करे। इतने में बाहर से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला हुआ देखकर तन्वी बुरी तरह से घबरा गई और कूदकर अपने बिस्तर पर चली गई और एक चादर अपने यूपर डालकर लेट गई। उस चादर से उसका सिर बाहर दिख रहा था। वो पहले ही समझ गई थी कि उसकी ये प्रोफेसर होगी। अच्छी तरह जानती थी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही जब चेकिंग करने आते हैं तब रूम की मास्टर्स की अपने साथ लेकर आते हैं। अगर कोई लड़की 2 मिनट में रूम का दरवाजा नहीं खोलती तो वो मास्टर की से रूम खोलकर अंदर आ जाते हैं चेकिंग के लिए। इसलिए वो दरवाजा खुलते ही समझ गई कि कोई प्रोफेसर ही चेकिंग करने आई होगी। बचने के लिए वो बिस्तर में घुस गई और बीमारी का नाटक करने की सोचने लगी। तभी तन्वी की वो एक नरम आवाज सुनाई दी, तन्वी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं कब से नॉक कर रही थी। और ये कहते हुए एक सफेद सर्जन गाउन पहने एक महिला अंदर आई। यह महिला बहुत खूबसूरत थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह एकदम से चमकीली थी और उसकी आंखें आसमान और डायमंड की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा नीलम की तरह परफेक्ट शेप में था। वो सफेद सर्जन गाउन में थी और उसको परफेक्ट बॉडी फिगर से ही दिख रहा था कि उस पैर भी दूध जैसे सफेद थे जो उसके गाउन से मैच हो रहे थे। वो सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थी। महक कैंपस में बहुत लोकप्रिय थी। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत प्रोफेसर भी थी। वो सच में असली नेचुरल ब्यूटी थी जो तन्वी से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। महक को अंदर आता हुआ देखकर तन्वी ने चेहरे पर एकदम से थरथर भाव बदल गए।
उसने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मिस महक, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेती, आपने क्यों कष्ट किया? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भगवान का शुक्र है कि समर उसके अंदर आने से पहले बाथरूम में छिप गया और पकड़ा नहीं गया, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। अगर वो लड़के के साथ पकड़ी जाती तो उसकी बहुत बदनामी हो जाती। प्रोफेसर महक ने पूरे रूम में इधर उधर अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं तुम्हारा रूम चेक करने आई हूँ, तुम्हारी बाकी की तीनों रूममेट्स है कहाँ? तन्वी ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मिस महक, मैं अभी तक आई हूँ, पता नहीं वो आएंगी भी या नहीं। ये कहते वो थोड़ी खांसी, ये दिखाने के लिए कि वो बीमार है। प्रोफेसर महक ने जब तन्वी का लाल चेहरा देखा तो उसने चिंता में भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे मालूम है वो कभी टाइम पर नहीं आती। उनको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल क्यों हो रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आंखें भी थोड़ी उतरी हुई है। महक तन्वी को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो मेहनती, होनहार और अच्छे व्यवहार वाली स्टूडेंट थी। वो जानती थी कि तन्वी और लड़कियों की तरह यहाँ वहाँ टाइम पास नहीं करती। सारा दिन या तो पढ़ाई करती है या पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी माँ का साथ देती है। तन्वी ने अपना नाटक जारी रखते हुए थोड़ी नरम आवाज में कहा, मिस महक, मैं ठीक हूँ, ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा फीवर हो गया हो तो, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तन्वी भी इस खूबसूरत प्रोफेसर को बहुत पसंद करती थी। उसके साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार किया करती थी। उसने हमेशा उसकी पढ़ाई में हेल्प की और वो उसका हमेशा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। उसके मुंह से फीवर का नाम सुनकर प्रोफेसर महक जल्दी से उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? चिंता न करो, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बीमार हो तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे माथे पर पानी की पट्टी रखती हूँ। तुम्हारा फीवर यूं गायब हो जाएगा और मैं तुम्हारे लिए काढ़ा भी बना देती हूँ। तन्वी उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, मिस महक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। मुझे मालूम भी है कि आप बिजी हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं ये सब खुद कर लूंगी। महक एक बहुत दयालु प्रोफेसर थी जो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखती थी। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, नहीं नहीं तन्वी, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, और तुम भी बहस करना बंद करो, मुझे अपना ख्याल रखने दो। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ चल पड़ी, पानी लेने के लिए। उसको बाथरूम की तरफ जाता हुआ देखकर तन्वी बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। वो जानती थी कि समर बाथरूम में ही, और अगर प्रोफेसर महक वहां गई तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मिस महक, मैं सच कह रही हूँ, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद बाथरूम में जाकर पानी ले लूंगी, आप बिजी होंगी, आप अपना काम कर लीजिए, आप चिंता ना कीजिए। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, महक ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। तन्वी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसको लगा कि अब वो पकड़ी गई और वो डर के मारे कांप रही थी। तभी प्रोफेसर महक ने चिल्लाते हुए कहा, तन्वी, तन्वी, ये क्या है? तन्वी बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और घबराते हुए कहा, सॉरी, सॉरी मैम, प्लीज किसी को मत बताना, वो ये। वो समर का नाम लेने ही जा रही थी। तभी प्रोफेसर महक ने बीच में ही बोलते हुए कहा, मैं किसी को क्यों बताऊंगी कि तुम्हारे गीले बाथरूम में किसी और का क्या लेना देना है? तन्वी ने हैरान होते हुए कहा, गीला बाथरूम? प्रोफेसर महक ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, गीला बाथरूम। तुम लोगों को ये नहीं पता कि बाथरूम ऐसे गीला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तुम्हें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी बात सुनकर तन्वी को एहसास हुआ कि समर को उसने नहीं देखा, और वो सोच में पड़ गई कि आखिर समर कहाँ गया होगा। तभी उसको कुछ याद आया और उसने मन ही मन सोचा, क्या मिस्टर समर उस छोटी सी अलमारी में कैसे छुप सकते हैं? वो तो कोई इंसान सांस भी नहीं ले सकता वहां। तभी प्रोफेसर महक ने एक मग पानी लिया और बाथरूम में पड़ा एक साफ तौलिया लिया और बाथरूम से बाहर आ गई। वो सोच में पड़ गई कि तन्वी के पास आई और उसने सिर के ऊपर उसके पट्टी रख दी। तन्वी अभी भी सोच में पड़ी हुई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समर आखिर गया कहाँ। वो मन ही मन से बात अलग सोच रही थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहीं प्रोफेसर महक ने उसका चेहरा अच्छी तरह से साफ किया और पूछा, तन्वी, क्या हुआ? तुम बाथरूम में की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, और ये तुम्हारा चेहरा एकदम से पीला कैसे पड़ गया?
महक की बात सुनकर तन्वी अपने होश में आई और उसने होश में आते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये देख रही थी कि आपने बाथरूम का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। फिर इसने हल्कलाते हुए कहा, मिस मिस महक, मैं ठीक हूँ। प्लीज आप ये सब मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरी गुरु हैं और गुरु भगवान समान होता है। मैं अपने ही गुरु से सेवा कैसे करवा सकती हूँ। वो डर के मारे कुछ भी बोले जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही है। उसे अभी भी बस समर की चिंता हो रही थी कि वो कहाँ छुपा होगा। वो जल्द से जल्द महक को वहां से भगा देना चाहती थी। इस बात में महक को भी उसकी बातों में बात आ गई और वो सोचने लगे कि तिनवी कितनी अच्छी है और उसकी कितनी इज्जत करती है। इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काढ़ा भेज रही हूँ, वो तुम जरूर पी लेना। तन्वी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी जी, मैं इस महक आप भेज दीजिए, मैं पी लूंगी। उसने हाँ पाते ही प्रोफेसर महक बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसको बाथरूम की तरफ जाता हुआ देखकर तन्वी ने घबराते हुए फिर पूछा, क्या हुआ मिस महक, आप दोबारा बाथरूम की तरफ क्यों जा रही हैं। महक ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ये कहते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और तन्वी के कमरे से बाहर जाने लगी। उसको जाता हुआ देखकर तन्वी ने राहत की सांस ली और उसके बाहर निकलते ही अपने बिस्तर से खड़ी हो गई और प्रोफेसर महक जाते जाते कमरे का दरवाजा बंद कर गई थी। तन्वी जल्दी से बाथरूम का दरवाजे की तरफ भागी। प्रोफेसर महक बाथरूम में की कुंडी बाहर से बंद कर गई थी। तन्वी ने जल्दी से कुंडी खोली और बाथरूम में चली गई। उसको समर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उसको समर दिखाई नहीं दिया तो उसने हल्के में समर को आवाज लगाई, मिस्टर समर, मिस्टर समर, आप हैं कहाँ। उसने इतना ही कहा था कि तभी कुछ खटखटाने की आवाज आई। उसने आवाज की तरफ देखा तो यह आवाज उस छोटी सी अलमारी से आ रही थी जिसके बारे में वो पहले ही सोच रही थी। तन्वी ने जल्दी में उस अलमारी को खोला और समर को बाहर निकाला। जैसे ही समर अलमारी से बाहर निकला, उसने अपना मुंह पूरा खोला और जितना हो सके सांस लेना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की कमी से वो लगभग मरने ही वाला था। उसने गहरी गहरी सांसें ली और धीरे से तन्वी को डांटते हुए कहा, तन्वी, कहाँ फंसा दिया तुमने। अगर तुम्हारी प्रोफेसर हमें पकड़ लेती तो पता भी है कि कितनी बदनामी होती। तुम जोश जोश में मुझे यहाँ खींच कर लाई। पहले ये तो सोच लेना था कि तुम्हारे हॉस्टल में लड़कों का अलाउड नहीं है। इससे जल्दबाजी की वजह से तुम मुसीबत में फंस जाती। तुम अभी बच्ची भी नहीं हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उसने देखा कि उसके इस डांट में तन्वी को बुरा नहीं लग रहा था। वो तो उल्टा मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर समर ने अपनी आवाज को और कड़क करते हुए कहा, अब मुस्कुरा क्या रही हो, तुम्हें इन गलतियों को उससे सीखना पड़ेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, तन्वी ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, मिस्टर समर, मिस्टर समर, आई लव यू। समर भी उसका यह प्रपोजल सुनकर हैरान रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने। मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं और तुम किसी और ही ट्रैक पर चल रही हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ और तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। इसलिए अच्छा होगा अपने मन से ऐसी बातें बिल्कुल निकाल दो। वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसने तन्वी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कमरे से बाहर निकल गया। तन्वी उसको जाता हुआ देखती ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। समर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। वो ऊंची ऊंची रोना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, वरना पूरी हॉस्टल में हंगामा बच जाता और शायद समर भी उस हंगामे में पकड़ा जाता। वहीं उधर समर गुस्से से बाहर की तरफ चला ही जा रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी और देखा कि रात के 11 बज चुके थे। उसे गेट बंद होने से पहले ही निकल जाना चाहिए था, अन्यथा वो बेवजह परेशानियों में फंस जाएगा। समर जल्दी से हॉस्टल से बाहर निकला और तेजी से चलता हुआ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी के बाहर आते ही उसने एक टैक्सी रोकी और नेपानिया पैलेस की ओर चल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे में समर विला के नंबर 13 के पास पहुंच गया था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कियारा लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। ऊपर रात के 11 बज गए थे और कियारा आमतौर पर इस समय सो जाती थी, लेकिन आज वो अभी भी लिविंग रूम में उसका ही इंतजार कर रही थी।
जिससे समर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। इस समय कियारा ने काले रंग की लैस वाली और एक कपड़ा पहना हुआ था। कमरे की रोशनी में उसका सुंदर चेहरा, गोरी त्वचा और लाल होठ किसी डायमंड की तरह चमक रहे थे। उसका परफेक्ट शरीर भी ऐसा ही लग रहा था और समर को उत्तेजित भी कर रहा था। ब्लैक कपड़ों में वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे याद आया कि वो पिछली बार जब वापस आया था तब कियारा ने नाइट वियर पहना हुआ था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कियारा उसके सामने इतनी जल्दी ब्लैक कपड़ों में आ जाएगी। हालांकि वो भी जो पहनती थी उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये मुझे रिझाने की कोशिश कर रही है? समर को लगा कि कियारा हाल ही में बहुत अजीब सी होती जा रही है। पहले उसने उसे घर पर कभी नाइटवियर में नहीं देखा था, लेकिन अब वो उसके सामने नए नए छोटे छोटे कपड़ों पहनकर आ रही थी। वो समझ गया था कि ये सब उस दिन के किस के बाद हुआ है। कियारा उसके और पायल के करीबियों को देखकर डर गई थी, इसलिए उसको रिझाने की वो कोशिश कर रही थी। वह उस दिन समर ने कियारा की वो बुक भी देख ली थी, जिसमें पति को अपने वश में करने के तरीके लिखे हुए थे। उस किताब का टाइटल ही कुछ ऐसा था, चालाक लोमड़ियों से अपने पति को कैसे बचाएं। समर को वो किताब और कियारा का यह नया अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। वहीं कियारा ने अपनी चाल को कामयाब होता हुआ देखकर खुश हो गया था। किताब में उसने पढ़ा था कि वो अपने हस्बैंड को अपने वश में करने के लिए उसके सामने नाइटवियर में जाएगी। उसने जो भी ये पढ़ा था उसके नतीजे बहुत अच्छे थे। समर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था, इससे वो बहुत खुश हो गई थी। कियारा के दिल में उससे सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पायल थी। पायल को हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति पायल के प्यार में पड़ जाए और उसे छोड़ दे। समर उसका पति था और वो अपने पति को किसी दूसरी महिला के बहकावे में नहीं आने दे सकती थी, खासकर उस पायल के बहकावे में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी कियारा ने कहा, आ गए आप डियर। उसके चेहरे पर शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो घबराई हुई भी थी। ये पहली बार था कि जब उसने किसी लड़के के सामने ऐसे कपड़े पहने थे। स्वाभाविक रूप से उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। ये एक ब्रेकिंग न्यूज होगी कि कियारा के चेहरे पर शर्म थी। इंदौर शहर में हर कोई जानता था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ कियारा कितनी कड़क और एरोगेंट थी। वो बर्फीले पहाड़ की तरह थी और जल्दी से मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। वो कभी भी किसी लड़के को एंटरटेन नहीं करती थी। इंदौर शहर के अमीर परिवार के लड़के उसको पटाने के लिए एक दूसरे की शर्तें लगाते थे, लेकिन कियारा ने कभी किसी को आज तक भाव नहीं दिया था। वहीं आज वही कियारा समर को एंटरटेन कर रही थी। वो समर को खोना नहीं चाहती थी। उसको सबसे बड़ा खतरा यही लग रहा था कि कहीं समर उससे दूर ना हो जाए। कियारा इसीलिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। समर कियारा के बदलाव को देखकर खुश था। वो जानता था कि कियारा के लिए बदलाव आसान नहीं था और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इसके बारे में वो सोच सोच कर एक्साइट हो रहा था। जब से उसकी शादी हुई थी तब से ही अपनी इस कोल्ड ब्लडेड वाइफ के जीतने की वो कोशिश कर रहा था। वो शादी के बाद भी अभी तक अजनबियों की तरह अलग अलग कमरों में सो रहे थे। वो पहले ही दिन से अपने पत्नी पत्नी के एक रूप में नहीं सोते थे। समर को पूरा विश्वास था कि कियारा को एक दिन उसे प्यार हो ही जाएगा। समर और समर्पण के साथ लोहे की छड़ को भी सुई में बदला जा सकता है और समर भविष्य के बारे में आश्वस्त था। समर ने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा, हनी, आज तुम पहले से ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही हो। समर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कियारा ने एक्साइट होते हुए कहा, क्या सच में? उसको समर के एक एक बोल बिल्कुल शहद की तरह मीठे लग रहे थे, लेकिन साथ ही उसको शर्म भी आ रही थी। औरत चाहे कितनी भी कोल्ड हार्टेड क्यों ना हो, फिर भी वो एक औरत ही रहती है और सभी औरतों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। समर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कियारा को भी अच्छा लग रहा था। समर ने उसकी ओर तारीफ करते हुए कहा, हनी, सच में आज तो तुम स्वर्ग की अप्सरा को भी मत दे रही हो। उसकी खूबसूरती तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो मुझे लगता है कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। ये कहते वो बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसका यह नाटक देखकर कियारा की हंसी छूट गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने हंसते हुए धीरे से पूछा, अच्छा तो फिर आप ये बताइए कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मैं या पायल? कियारा को समर की तारीफ भरी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जब उसने पायल के बारे में सोचा तो उसके पति को छीनना चाहती थी, वो बहुत दुखी हो गई थी।
समर ने सहजता से कहा। तुम अट्रैक्टिव और खूबसूरत हो, पायल चार्मिंग है, तुम दोनों ही खूबसूरत हो। उसने जो कहा था वो सच था। कियारा और पायल दोनों ही इंदौर शहर की ब्यूटीज थी। दोनों ही इंदौर शहर के लड़कों के दिलों पर राज करती थी। इसके अलावा समर का दोनों के साथ अच्छा रिलेशन था। एक उसकी पत्नी थी और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड। स्वाभाविक रूप से उसके दिल में तो दोनों के लिए खास जगह थी। समर के जवाब से कियारा असंतुष्ट होते हुए गुस्से में बोली, डियर, मैं आपको जवाब देने का एक और मौका दे रही हूँ। कौन ज्यादा खूबसूरत है? अगर आपका जवाब मुझे पसंद ना आया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। और जब तक आप वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेक कर माफी नहीं मांगेंगी, मैं मानूंगी नहीं। समर की बात का मतलब ये था कि पायल भी उसको कियारा के जितनी खूबसूरत लगती है। कियारा उसके इस जवाब से नाखुश थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की होनी चाहिए थी, जो उसकी सबसे खूबसूरत पत्नी होगी। समर ने निराशा में अपना माथा थपथपाया और मन ही मन कहा, अरे नहीं यार, मैंने तो फिर से गड़बड़ कर दी। मैं अपने ही बीवी के सामने दूसरी लड़की को खूबसूरत कैसे कह सकता हूँ? पागल इंसान। उसे पता था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। वो अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़की को खूबसूरत कैसे कह सकता था? उसे यह पता भी चल गया था कि जल्दी से वो अपनी गलती सुधारनी होगी, नहीं तो वो वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ ये लोग वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकते हैं और जो अपनी पत्नियों से डरते हैं। समर कभी भी उस पर घुटने नहीं टेकना चाहता था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कियारा को शांत करने के लिए अपनी मीठी सी आवाज में कहा, नहीं हनी, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वो पायल तो तुम्हारे मुकाबले खड़े होने के बराबर भी नहीं। पायल जब तुम्हारे बगल में होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी खूबसूरत से चांद को ग्रहण लग गया हो। पायल तो 10 जन्म में भी तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर पाएगी। समर की बातें सुनकर क्यारा का ठंडा दिल बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसने एक्साइट होते हुए कहा, क्या सच में डियर? समर के शब्दों ने उसे खुश कर दिया था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा की ओर तारीफ करते हुए कहा, बेशक हनी, तुम एक कोमल और कमल हो, वो एक जंगली फूल। तुम गुलाब हो और पायल उस फुलाम में लगे कांटे। मेरे लिए तुम हमेशा पायल से ज्यादा खूबसूरत हो और रहोगी। वो कभी भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकती। उसे पता था कि पायल कियारा जितनी ही सुंदर थी, लेकिन कियारा को शांत करने के लिए वो उसकी तारीफ किए जा रहा था और पायल की बुराई। नहीं तो कियारा उसे जान से मार देती। उसी समय पायल भी अपने विला नंबर 14 में तैयार होकर वहां पर सोफे पर आलस से बैठी थी। वो लेटे लेटे रेड वाइन पी रही थी और उसका मोहक चेहरा और कामुक बेहद शरीर आकर्षक लग रहा था। तभी पायल की अचानक छींक आ गई। उसकी आंखों में उलझन की एक चमक दिखाई दी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कौन है कमबख्त जो मुझे इस समय भला बुरा कह रहा है? वो जानती थी कि कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा है, क्योंकि जब भी उसके बारे में कोई बुरा बोलता तो उसको छींक आने लगती। लेकिन पायल को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बुराई करने वाला कोई और नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड समर ही है। वहीं दूसरी तरफ कियारा ने शर्माते हुए समर से कहा, डियर, क्या मैं वाकई में पायल से ज्यादा सुंदर हूँ? उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई थी। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हनी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पायल तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकती। अब उसे सबक मिल गया था कि वो अपनी पत्नी के सामने सिर्फ उसकी ही तारीफ कर सकता है। समर को लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना अच्छे से आता था, और इसी तरह उसने कियारा को अभी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था। उसकी तारीफ भरी बातें सुनकर कियारा ने खुश होते हुए कहा, डियर, मुझे आपका जवाब बहुत पसंद आया। अब आपको वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेककर माफी मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी महिला कितनी भी होशियार क्यों न हो, चापलूसी के झांसे में आ जाती है। समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू हनी। इसके बाद कियारा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, डियर, मैंने आपसे फाइनेंस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए नए डायरेक्टर चुनने के लिए कहा था। क्या आपने किसी का नाम सिलेक्ट किया है? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा को अपने चुने हुए लोगों का नाम बताते हुए कहा, हाँ हनी, मैंने आज दोनों डिपार्टमेंट में मैं गया था और उन दोनों के नाम सिलेक्ट किए गए हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए रोहन और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए साक्षी।
दोनों अच्छे लोग हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अग्रवाल इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रोहन उसका दोस्त था और वो रोहन को अच्छे से तरीके से जानता था। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने के बिल्कुल भरोसेमंद आदमी था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी महत्वपूर्ण चीजें थी और वो समर फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी को नहीं जानता था, लेकिन वो साक्षी से आज सुबह ही मिल चुका था। साक्षी पहले से ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर थी और कंपनी के वित्तीय मामलों के बारे में अच्छे से जानती भी थी। वो इस पद के लिए अच्छी उम्मीदवार भी थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है डियर, मैं कल ऑफिशियली तौर पर उन्हें डायरेक्टर अनाउंस कर दूंगी। उसने सुबह सभी के सामने घोषणा की थी कि समर ही सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का नाम सजेस्ट करेगा। उसने यह सब समर की भलाई के लिए किया था। उसने ये सब समर को अधिक पावरफुल दिखाने के लिए किया था। वो जानती थी कि इसके बाद कंपनी में कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा। क्यारा ने फिर कुछ याद करते हुए आगे कहा, ओह हाँ डियर, कल आपको कंपनी में आने की जरूरत नहीं। आप सीधे कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चले जाना, हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। समर ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या हनी मुझे कल पायल से मिलने के लिए भेज रही हो? कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ दी और बोली, हाँ, आप वहां केवल उसके साथ बिजनेस डील करने जा रहे हैं, उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी चिंता मत करो, मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा। कियारा ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मैं आपसे कह नहीं रही हूँ कि उसके बारे में बता रही हूँ। वो आपको बहकाने की कोशिश करती रहती है हमेशा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप उसके साथ कुछ ऐसा सोचना भी मत। समर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तो उसके बारे में चिंता मत करो हनी, मैं उसके बहकावे में नहीं आने वाला हूँ। तभी डिंग 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 बाहर की घंटी बजी और लिविंग रूम में लगे एंटीक क्लॉक से संकेत आया कि रात के 12 बज चुके हैं। समर को पता चलते ही कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है डियर, अब जाइए आराम कर लीजिए। ये कहते वो खुद भी शालीनता से दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। भले ही उसने समर के साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन वो अभी भी